गुड मॉर्निंग सभी को। क्या सभी को आवाज़ आ रही है? आवाज़ और वीडियो साफ समझ में आ रही है? देखना तो बताइए मेरे को, क्या आवाज़ क्लियर आ रही है? यस। ओके ओके, ठीक है। तो नंबर एक बात तो भाई, मैंने आपको एक होमवर्क का कहा था कि 5 बजे यानी कल यस्टरडे 5 बजे तक आपको होमवर्क सेंड करना था। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है और बहुत सारे बच्चे अब तक उन्होंने काम जो है सेंड नहीं किया है। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक काम सेंड नहीं किया है, देखो कोई टाइमलाइन नहीं बांध रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है ये कि आपको कोई भी काम करवाया जाता है तो वो काम जो है आप टाइम टू टाइम करें और साथ के साथ उसको सेंड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई टाइमलाइन नहीं है। जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आया मेरे पास, उनके घर पे कांटेक्ट किया जाएगा तो मे बी कुछ सोल्यूशन निकल पाए बात का। ठीक है, अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसे जिनका मन ही नहीं करता, जिनका मन करता है उन्होंने काम करके मेरे को सेंड तक कर दिया है, और कुछ ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, तो उनका कोई और इलाज है नहीं फिर। ठीक है, तो रेडी फॉर द कॉल। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं किसे कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कहते हैं या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको कहते हैं? बताइए शाबाश, पीरियड किसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है पीरियड्स। बिल्कुल सही। तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो चीज कह रहा हूँ। ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, कुछ सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो सिमिलरिटी शो करते हैं। वो सिमिलरिटी शो करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ, और उन्हीं के साथ जिनके वो डायगोनली प्रेजेंट होते हैं, डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक चीज क्लियर करता हूँ। यानी कुछ दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो कुछ तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं, लेकिन सिमिलरिटी वही शो करते हैं जो एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। डायगोनली का क्या मीनिंग है चलिए जानते हैं। पहले सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख लीजिए आप। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिख रहा हूँ भाई मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थर्ड पीरियड के यहाँ क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा यहाँ पे? सोडियम। सोडियम, सोडियम बिल्कुल सही। सोडियम। यहाँ पे क्या आएगा? Mg, Mg। ठीक है, बोरोन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आएगा सिलिकॉन। ये बाद में करवाऊंगा, जब आपको पी ब्लॉक करवाऊंगा ना तब उधर वाली चीजें याद करवाऊंगा। अच्छा अब देखिए, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। मैंने क्या कहा? कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट सिमिलरिटी शो करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ जो उनके डायगोनली प्रेजेंट होते हैं। तो डायगोनली का मीनिंग ये होता है, ये देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट हैं। लिथियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये आपस में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ये क्या शो करते हैं, सेम शो करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं जो इनके डायगोनली प्रेजेंट है। तो लिथियम किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? मैग्नीशियम के साथ। सेम बेरिलियम जो है वो सिमिलरिटी शो करता है एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि ये एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है। सेम बोरोन भी सिमिलरिटी शो करता है सिलिकॉन के साथ, क्योंकि ये भी एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द सिमिलरिटी in properties of elements present diagonally
प्रेजेंट डायगोनली, यानी वो एलिमेंट जो डायगोनली प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो सिमिलरिटी पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज में जो सिमिलरिटी पाई जाती है, इसी को कहा जाता है, इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाई बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में खत्म होने वाली बात है कि सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं जो उनके डायगोनली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल लिथियम शो सिमिलरिटी विद मैग्नीशियम बिकॉज इट इज प्रेजेंट डायगोनल टू इट, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। फिर डेफिनेशन भी बता दी मैंने कि सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है डायगोनली, यानी एक दूसरे के जो एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी पाई जाती है उसी को आप क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो हमारे पास 3 डायगोनल पेयर आते हैं भाई, लिथियम मैग्नीशियम का पेयर, बेरिलियम एल्यूमिनियम का पेयर, बोरोन और सिलिकॉन का पेयर। ठीक है, अब जानते हैं कारण क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, क्या रीजन है। अच्छा एक चीज याद रखना, लिथियम का ग्रुप अलग है, मैग्नीशियम का ग्रुप अलग है, फिर भी ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। बेरिलियम का ग्रुप अलग है, एल्यूमिनियम का ग्रुप अलग है, फिर भी ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। बोरोन का ग्रुप अलग है, सिलिकॉन का ग्रुप अलग है, फिर भी ये सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, रीजन भी जानेंगे कि क्या रीजन है। अब रीजन भी जान रहे हैं कि क्या रीजन है ये डायगोनल रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इसी की मदद से जानते हैं। चलिए ये साफ कर देता हूँ। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना इनकी सेम होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है इन एलिमेंट्स की क्या होती हैं, सेम होती हैं, जो एक दूसरे के डायगोनल प्रेजेंट होते हैं। इसमें लिख रखा है कि डायगोनल रिलेशनशिप का कोज ये है कि कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, ये इन एलिमेंट्स की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, मे बी बेरिलियम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ रखा है कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हो आप। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे। जैसे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लेता हूँ या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ले लेता हूँ। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, गौर करिएगा। तो हमने पढ़ रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है, और जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गौर करिए। हम जानते हैं अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम लगेगी, इसका मतलब अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अच्छा, हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, यानी साइज इधर जाने पर छोटा हो रहा है, तो छोटा अगर साइज है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसका मतलब इधर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो गौर करिएगा, इधर जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इधर जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अगर आप डायगोनली जाओगे तो बढ़ने वाला फैक्टर और घटने वाला फैक्टर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो एलिमेंट एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, नीचे जाने पर डिक्रीज, इधर जाने पर इंक्रीज, डायगोनली आओगे तो ये इंक्रीज इस डिक्रीज से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी तरीके से बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, बोरोन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती है। बुक में अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता रहा है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर जाओगे तो आपको पता है ऑक्सीजन क्लोरीन इधर ही आते हैं, इसका मतलब इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। डायगोनली आओगे तो बढ़ने वाला और घटने वाला जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लिख रखा है कि जब आप डायगोनली मूव करते हो तो जो दो अपोजिंग फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो सेम रह जाती है। अगर आप डायगोनली मूव करते हैं, ना आप इधर गए ना आप इधर गए तो इधर गए जी, तो जो इंक्रीज हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा किसके द्वारा, डिक्रीज के द्वारा। इसी वजह से
जो एलिमेंट डायगोनली प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है डायगोनल रिलेशनशिप? चैट के अंदर फटाफट लिखिए, किसी को कोई डाउट है तो। यस सर। क्लियर? सभी बच्चे चैट के अंदर लिखें अगर क्लियर है ये, और अगर आपका माइक्रोफोन काम करता है तो आप बोल सकते हो। ओके, चैट के अंदर काफी बच्चों ने लिखा यस। ओके, तो मतलब सिंपल सा है कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और सभी की क्लियर हो चुका है। चल नेक्स्ट पढ़ते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एल्कली मेटल्स को अलग से पढ़ेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं एल्कली मेटल्स को। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उन्हीं को ही एल्कली मेटल कहा जाता है। कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा क्यों? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उनको एल्कली मेटल कहा जाता है। रीजन क्या है बताइए? कोई भी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे, कोई भी बता सकता है। वो बेसिक इन नेचर होते हैं। हाँ जी, कल ही करवाया, परसों, ज्यादा पुरानी भी कोई बात नहीं है। किसी ने वैसे नहीं पढ़ा? बेसिक ऑक्साइड्स आर्टिफिशियल होते हैं। हाँ, बेसिक ऑक्साइड होते हैं इनके, ये बात ठीक है आपकी। बहुत सिंपल सी बात थी, मैंने ये कहा था कि जब आप इन एलिमेंट्स को यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप पानी में डालते हो तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड जो है एल्केलाइन होते हैं नेचर में, यानी कि बेसिक होते हैं नेचर में, इसीलिए इनको एल्कली मेटल कहा जाता है। ठीक है, आज हमें जो है इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करना है। हम सभी जानते हैं कि ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनको याद रखने की ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी बताइए, शाबाश, क्या ट्रिक थी? हलीना की रब से फरियाद। बिल्कुल सही, उसमें से है काट दो। जब आपको याद करने के लिए कहा जाए तो हलीना की रब से फरियाद, लेकिन हम जानते हैं हाइड्रोजन ना ग्रुप 1 का है ना ग्रुप 17 का है, उसको डिफरेंटली प्लेस्ड किया गया है। हाइड्रोजन वाले चैप्टर में हमने किया था। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओ ना तो हाइड्रोजन को सेपरेट कर दो, तो पीछे क्या रह गया? लीना की रब से फरियाद। तो वो देखिए क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, यानी हमें इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री जो है उसको स्टडी करना है। ठीक है, इनको एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। फिर बात आती है अकरेंस की। जैसे हमने अकरेंस जो है सभी एस ब्लॉक एलिमेंट जितने भी है, चाहे ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, उनकी पढ़ ली थी, लेकिन इस बुक के अंदर इनकी भी अलग से लिखी हुई है, तो 4-5 लाइनें हैं वो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख रखा है कि लिथियम जो है वेट के हिसाब से, अर्थ की क्रस्ट में ना वेट के हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है कि कौन किस नंबर पे आता है। तो लिथियम जो है 35वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। लिथियम 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। किस हिसाब से? वेट के हिसाब से, बाई वेट, अर्थ की क्रस्ट के अंदर वेट के हिसाब से 35वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कौन? लिथियम। ठीक है, ये अलग अलग कंपाउंड्स में पाया जाता है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मिलके अर्थ की क्रस्ट का 4% वेट बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम 4% वेट बनाते हैं पूरी अर्थ की क्रस्ट का, यानी अर्थ की क्रस्ट का अगर वेट 100% है तो उसमें से 4% कौन फॉर्म करते हैं? सोडियम और पोटेशियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के जो कंपाउंड है वो बहुत पुराने टाइम से जो है जाने जा रहे हैं। सोडियम 7वां और पोटेशियम 8वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वेट के हिसाब से। सोडियम 7th और पोटेशियम 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वेट के हिसाब से, याद रखना। फिर NaCl, KCl ये इन्हीं के कंपाउंड है सोडियम और पोटेशियम के। ये सी वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी समुद्र का जो पानी होता है उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर लिख रखा है कि जो रुबिडियम और सीजियम है, रुबिडियम और सीजियम, देखो
एक चैप्टर है +2 के अंदर, छठा चैप्टर, उसमें ना आप मेटल की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। आपने थोड़ा बहुत एसएस में पढ़ा होगा, ओर निकाली जाती है धरती से, उस ओर को प्रोसेस किया जाता है और उससे मेटल निकाला जाता है। तो जब लिथियम की प्रोसेसिंग करी जाती है, यानी नीचे से धरती से ओर निकाल के लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस टाइम उस ओर से रुबिडियम और सीजियम भी हमें मिलते हैं। यानी लिथियम की प्रोसेसिंग में थोड़ी अमाउंट हमें रुबिडियम और सीजियम की भी मिलती है। और अगर आप बात करें फ्रेंशियम की, तो ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका मतलब नेचर में रेयरेस्ट पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, तो याद रखना फ्रेंशियम इज अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? इज इट क्लियर? अकरेंस क्लियर है? 5-7 बातें हैं। Yes, sir. Yes, sir. सोडियम पोटेशियम 7वां और 8वां, रुबिडियम सीजियम लिथियम की प्रोसेसिंग में मिलते हैं, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, नेचर में कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना अकरेंस। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल, ये तो अकरेंस वगैरह हो गई, वो मैंने आपको बता दिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है, ये जानने वाले हैं आप। और उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको सारों की याद करवाने वाला हूं। यानी हम पढ़ रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं एल्कली मेटल के। और उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ठीक। तो चलो पहले तो एटॉमिक नंबर याद रखना सीखो। एटॉमिक नंबर याद रखना सीखो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना बताइए? लिथियम का एटॉमिक नंबर किसी को भी याद नहीं? 3, वेरी गुड। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 में 8 जोड़ दो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा कितना? 11। कितना? कितना? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, वेरी गुड 11। 11 में भी 8 जोड़ दो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा कितना? 19। 19, वेरी गुड। अब 19 में कितना जोड़ना है? ध्यान से सुनिएगा। 19 में आपको 18 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 37। ये रुबिडियम का आ गया। 37 में भी 18 जोड़ दे तो बताइए कितना आया? 55। 37 में 18, 37 में 18 जोड़ा 55, वेरी गुड 55। तो यहाँ पे सीजियम का एटॉमिक नंबर आ गया 55। याद रखना, बस लास्ट जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको निकालना है, तो 32 ऐड करना है, 32 ऐड करना है। तो 55 में 32 जोड़ दो, कितना आ गया? 87। तो इन नंबर्स को आप याद रख लीजिए, इनको मैजिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ 18, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32, बस सिंपल है ना। अच्छा एक चीज और, इसके ऊपर हालांकि हमें पता है कि वो इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन तो होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था। हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ जाना है तो गैप कितने का है? 2। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये गैप की लाइन 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको मैजिक नंबर कहा जाता है। आपको अगर ग्रुप में पहले का एटॉमिक नंबर याद है, सभी का निकाल सकते हो। क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब मेरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने कौन प्रेजेंट होता है? यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है? हीलियम, वेरी गुड। हीलियम इज अ नोबल गैस, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है।
अब मैं सारी की सारी नोबल गैस याद कराने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। याद कराने की टेक्निक क्या है? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना। एक सी रानी। एक सी मतलब हिंदी का कह सकते हो, या फिर आप जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर भी कह देते हैं ना, दो सिमिलर सी चीज होती है उनको एक सी कह देते हैं आप, है ना। तो हीना, नीना और करीना, एक सी रानी। ये ट्रिक है याद रखने की, किसको? नोबल गैसेस को, ठीक है, हर जगह काम आएगी। तो नोबल गैसेस हमें याद करनी है, तो चलिए याद करते हैं। बस ये याद रखना कौन किसके सामने आएगा। हाइड्रोजन के सामने हीलियम, हीना नाम हीलियम के लिए है। नीना किसके लिए है? नीना है नियोन के लिए, नियोन। और किसके लिए है? और है आर्गन के लिए, आर्गन। करीना किसके लिए है? क्रिप्टोन के लिए, Kr, क्रिप्टोन। एक सी किसके लिए है? Xe, जीनोन। और रानी किसके लिए है? रेडोन, Rn। तो याद हो गई क्या नोबल गैस? क्या नोबल गैस याद हो चुकी है? बताइए शाबाश। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये ट्रिक याद करनी है, नोबल गैस याद हो जाएगी। हीना, नीना और करीना, एक सी रानी। अब मैजिक नंबर आपको पता ही है। क्या मैजिक नंबर की हेल्प लेके आप मेरे को सभी का एटॉमिक नंबर बता सकते हो? एक का आपको पता है, हीलियम का आपको पता है 2 है, तो क्या बाकियों का बता सकते हो आप? यस सर। बताइए। यस सर। नियोन का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 10। 10, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। फिर आर्गन का 18। आर्गन का 18, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, सही है। आगे क्रिप्टन का 36। 36, वेरी गुड, ठीक है। आगे 54। जिनोन का 54। आगे रेडोन का 86। 86। चलो, तो बिल्कुल सही आपने कैलकुलेट किया है। हीना, नीना और करीना, एक सी रानी, इसका जो ये सिस्टम रहेगा तो वो आपके सामने है। 2, 10, 18, 36, 54 और 86, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको ये क्यों करवाया? मैंने आपको ये इसलिए करवाया है ताकि आपको इन एलिमेंट्स की और बाकी सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक तो होती है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप एडवांस्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले नॉर्मल देख लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो बताइए आप जो आप नॉर्मली करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s वाली, तो उसके हिसाब से क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी लिथियम की? बताइए शाबाश। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? पहले दिन करवाई थी उसके हिसाब से। कोई भी बताइए भाई। एनीवन? 1s2 2s1। 1s2 2s1, 2s1। 1s2 2s1, ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर। अच्छा, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कोई बता सकता है? हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कोई? 1s2। 1s2 ना? तो ध्यान से देखिए, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन में भी 1s2 आया है, और 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? हीलियम की। तो हम लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या? कि हम 1s2 की जगह हीलियम लिख सकते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, और आगे क्या लिखेंगे? जस्ट 2s1। ये है आपकी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लगेगा कि यहाँ तो इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन में आपको सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा
सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को जस्ट इतना बताइए, सोडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आई है? जैसे लिथियम से पहले नोबल गैस आई है हीलियम, तो यहाँ पे हीलियम लिखा है। सोडियम से पहले कौन सी नोबल गैस आई है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इससे पहले नोबल गैस कौन सी है? सोचिए जरा। नियोन। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है नियोन और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब मेरे को बताइए सोडियम किस पीरियड के अंदर है? लिथियम दूसरे पीरियड में था तो यहाँ 2 लगा। सोडियम किस पीरियड में है? पीरियड कौन सा है सोडियम का? ये पहला पीरियड, ये तीसरा, तो तीसरा पीरियड है ना सोडियम का। यहाँ क्या लग जाएगा? यस सर। और 3 के बाद S और यहाँ पे 1। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? यस सर। बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक बार जिसने समझ लिया उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है उससे पहले आने वाली नोबल गैस को पकड़ो, ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर इसका पीरियड देख लो कौन सा है। पीरियड इसका तीसरा। ऊपर देखो आपने क्या लिखा था 2, तो क्योंकि वो दूसरे पीरियड में था, और साथ में क्या है S1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि तीसरे पीरियड में है और S1। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन में जिससे पूछूं वही बताएगा, पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन जिससे पूछा जाए वही बताएगा। तो इसका आंसर जो है कौन देने वाला है, मैं पूछता हूं। इसका आंसर मुस्कान देगी। मुस्कान, पोटेशियम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, बताइए शाबाश। अपना जो पोटेशियम है उससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है? आर्गन। पोटेशियम की एटॉमिक नंबर 19 है, उससे पहले कौन सी नोबल गैस है? आर्गन। आर्गन, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर्गन, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब पोटेशियम किस पीरियड के अंदर आता है? फोर्थ पीरियड में, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 4, और यहाँ आ जाएगा S और यहाँ आ जाएगा 1। बिल्कुल सही बताया भाई मुस्कान आपने। नेक्स्ट इसका जो आंसर है, एक मिनट और बच्चों को देख लेता हूँ मैं कौन कौन जुड़े हुए हैं। संदीप, 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 अगर आवाज आ रही है माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी, र्यूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है संदीप? र्यूबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना? आवाज आ रही है? 87। र्यूबिडियम Rb, ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर 37 है। इससे 87। पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी है? सर Kr, बिल्कुल सही। तो क्रिप्टॉन कहते हैं उसको, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्रिप्टॉन। अच्छा, र्यूबिडियम का पीरियड कौन सा है? र्यूबिडियम का पीरियड कौन सा है? 5th, तो यहाँ आ जाएगा 5s1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है संदीप। नेक्स्ट कामना, सीजियम, सीजियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? कामना, सीजियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? एक्स यानी जिनोन। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? जिनोन लिख देंगे, सही है। अच्छा, सीएस का पीरियड कौन सा? सीएस का पीरियड कौन सा है? 6th पीरियड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6s1। ठीक है, 6s1। और जो अपना लास्ट बच गया है फ्रेंशियम, इसका आंसर देखते हैं भाई कौन देगा। इसका आंसर वर्षा, बताइए भाई। फ्रेंशियम, फ्रेंशियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? फ्रेंशियम से पहले नोबल गैस कौन सी है? आरएन। आरएन मींस रेडोन, तो यहाँ आ जाएगा आरएन, ब्रैकेट में बंद कर देंगे,
पीरियड कौन सा फ्रेंशियम का? 7th 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए? 7s1 7s1। ये है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? ग्रुप 1 एलिमेंट की। इसमें टाइम लगाने का पर्पस मेरा यही था कि आप कभी भी इस चीज को ना भूलो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब बात आती है, अगर आपसे पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो आपने, जैसे मान लो पोटेशियम की पूछी जाए तो आप ये लिख के आओगे आर्गन 4s1। अगर आपसे फ्रेंशियम की पूछी जाए तो आप ये लिख के आओगे Rn 7s1। लेकिन पेपर में एक अजीबोगरीब क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वो क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 1 एलिमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में और हर ग्रुप के लिए आता है। ग्रुप 1 एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओ। जनरल का मतलब एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सके, जो सभी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अपन ने जो है बतानी है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप गौर करिए। सभी जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 1 में, उनमें डिब्बे में कौन बंद है? नोबल गैस। तो हम क्या करेंगे, अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनानी है तो डिब्बा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे नोबल गैस। हमने नहीं बताया कौन सी नोबल गैस है, वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। अगर लिथियम है तो उसके लिए नोबल गैस हीलियम होगी, सोडियम है तो उसके लिए नोबल गैस नियॉन होगी। तो हमने जनरल बतानी है, एक की नहीं बतानी, सभी की बतानी है। तो सभी में कॉमन क्या चीज है? ब्रैकेट में नोबल गैस है। और बता सकते हो क्या चीज कॉमन है सभी में? सभी में और क्या चीज कॉमन है बता सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ जी, साफ दिख रहा है? एक चीज कॉमन है सभी में, S1। बिल्कुल सही, सभी में S1 कॉमन है। ये देखो S1 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 S1। तो हम यहाँ लिखेंगे S1। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है शेल का नंबर, बाहर वाली शेल का नंबर चेंज हो रहा है। इसमें लिथियम में बाहर वाली शेल दूसरी है, सोडियम में बाहर वाली शेल तीसरी है, K में बाहर वाली शेल चौथी है, Rp में बाहर वाली शेल पांचवी है, इसमें छठी और इसमें सातवीं। तो हम यहाँ कोई डिजिट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे N। हमने यहाँ क्या लिख दिया? N। और यहाँ N का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल की संख्या जो कितनी हो सकती है, इसका N का मीनिंग लिथियम में 2 है और फ्रेंशियम में 7 है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे N की संख्या जो है 2 से 7 तक कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी की कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ये पहली प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो चलो देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। 1-2 लाइन का टॉपिक है, वो बहुत ही सिंपल सा है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अच्छा, सबसे पहले आपको सभी को पता है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो बिल्कुल लेफ्ट में होते हैं। आप बना लेते हो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल लेफ्ट के अंदर होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज है वो डिक्रीज होता है। क्या सभी जानते हैं इस बात को? क्या सभी इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घटता है? सभी को पता है ना? सभी को पता है? Yes sir. तो अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, जैसे अगर मैं दूसरे पीरियड की बात करूं तो दूसरे पीरियड में लिथियम, अगर मैं तीसरे पीरियड की बात करूं तो तीसरे पीरियड में सोडियम, अगर मैं चौथे पीरियड की बात करूं
तो चौथे पीरियड में पोटाशियम। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं अपने अपने पीरियड में उनका साइज जो है सबसे लार्जेस्ट होता है, क्योंकि थोड़ा सा खुद सोचिए, लिथियम से जब आप इधर जाएंगे तो साइज घटता जाएगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? लिथियम का। अगर सोडियम से आप इधर जाएं पीरियड के अंदर, याद रखना मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ, तीसरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सोडियम का। और चौथे पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोटेशियम का। तो बुक में लिख रखा है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होता है अपने अपने पीरियड के अंदर। और खास बात क्या कि जब आप अप टू डाउन मूव करते हो, सभी ने पढ़ रखा है 10th में, लिथियम से जब आप फ्रेंशियम की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज होता है। क्या सभी ने पढ़ा ये बात? क्या सभी ने ये बात पढ़ी? 10th में अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। तो जब आपका टॉपिक आए ना एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो दोनों बातें आपने बतानी है। आपने कहना है पीरियड के अंदर हर पीरियड में एल्कली मेटल का साइज जो है सबसे बड़ा होता है, और अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब फ्रेंशियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा है और लिथियम का साइज जो है वो सबसे छोटा है ग्रुप 1 के हिसाब से। फिर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इस मॉडर्न वाली बुक की खासियत ये है, जैसे एनसीईआरटी की अगर बात करूं, चलो आज कंपैरिजन बता देता हूं। एनसीईआरटी में दो ही बातें लिखी होंगी, लेफ्ट टू राइट साइज लार्जेस्ट इनका, अप टू डाउन साइज लार्जेस्ट फ्रेंशियम का। बस ये दो बातें लिख के एनसीईआरटी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ जाएगी। लेकिन ये मॉडर्न प्रदीप की जो बुक्स होती हैं उनका जस्ट इतना ही फायदा है कि आप अगर इसी प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। तो जैसे इस बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसमें ये बता रहा है कि हम जानते हैं कि हर पीरियड में एल्कली मेटल जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, और जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज जो है वो घटने लग जाता है। इसी वजह से हर पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, यानी जो एल्कली मेटल्स हैं उन्हीं का ही साइज सबसे बड़ा होता है। और कोई बता सकता है अप टू डाउन जाने पर साइज क्यों बढ़ता है? कोई भी बताए, अप टू डाउन जाने पर क्यों साइज बढ़ता है एलिमेंट्स का? आउटर मोस्ट शेल्स की संख्या बढ़ जाती है ना। आप थोड़ा सा खुद सोच के देखिएगा। चलो आपका 10th वाला सिस्टम से मैं समझाता हूँ इस बात को। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और एक अपना हाइड्रोजन, चलो दे लेते हैं उसको समझने के लिए 1। बताइए 10th के हिसाब से कंफिगरेशन बताइए इनकी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक ही है, पहली शेल में ही आ जाएगा, ठीक है। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2, दूसरी में 1। सोडियम 11, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो शेल की संख्या देखिए, हाइड्रोजन में एक ही शेल थी, लिथियम में कितनी हो गई? 2, सोडियम में कितनी हो गई? 3। ऐसे ही जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे इनके अंदर शेल की संख्या जो है बढ़ती जाएगी। और अभी अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है। अभी बताइए लिथियम में आपने क्या लिखा था? 2s1, इसका मतलब इसकी बाहर वाली शेल कौन सी है? दूसरी है। सोडियम में 3s1, बाहर वाली शेल तीसरी है। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाते हो जो शेल की संख्या है, नंबर ऑफ शेल्स है, वो बढ़ने लग जाती है। इसी वजह से अप टू डाउन जाने पर जो साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये बात? क्या ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो ये एटॉमिक साइज के हिसाब से बातें हैं। अगर आप 2 बातें लिखोगे तो भी काफी है। अपने अपने पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कोई बताएगा क्या होती है? आउटर मोस्ट न्यूक्लियस को निकालने के लिए एनर्जी लगती है। न्यूक्लियस को निकालने के लिए सोचिए थोड़ा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही। भाई एक एटम दे दिया आपको, उसके बाहर वाली शेल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। 2 बातें आपको पहले से पता है, साइज जितना बड़ा होगा
इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है हर पीरियड के अंदर। चल दूसरे पीरियड की बात करते हैं। दूसरे पीरियड में सबसे पहले लिथियम है, इधर जाने पर साइज घटता है, इधर जाने पर साइज घटता है, डिक्रीज होता है। तो ये कह रहा है कि हर पीरियड में सबसे कम लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एल्कली मेटल्स की ही होती है। एक पीरियड के अंदर सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? एल्कली मेटल की। खुद जानिए क्यों, आपके सामने रीजन पड़ा है, क्योंकि इनका साइज पीरियड के अंदर सबसे बड़ा होता है और जिसका साइज बड़ा होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हर पीरियड में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, दूसरे पीरियड में लिथियम की सबसे कम होगी, तीसरे पीरियड में सोडियम की सबसे कम होगी, चौथे पीरियड में पोटेशियम की सबसे कम होगी। ठीक है, क्या आप बता सकते हो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी? बता सकते हो कोई? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी? घटेगी सर। घटेगी सर। देख लीजिए भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ने वाली और घटने वाली कैंसिल हो जाए और सेम ही रह जाए। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। घटेगी। घटेगी, डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज बिल्कुल सही आंसर है, इन्होंने भी बताया डिक्रीज। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी अभी हम करके आए हैं कि अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। भाई जो काम आसानी से हो रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी थोड़ी लगेगी, एनर्जी कम लगेगी। तो दो ही बातें लिख रखी है। अच्छा, पहले मैं पहली का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। उसमें इसने ये लिखा कि हमें पता है कि हर पीरियड में एल्कली मेटल का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए उनके केस में जो इलेक्ट्रॉन है बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होते हैं, तो उनको रिमूव करना आसान है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आई डाउन द ग्रुप जाने पर, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो सेम वही बात, इलेक्ट्रॉन बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर हो जाएगा, इसका मतलब उसको भी बाहर वाली शेल से निकालना जो है आसान है, और आपका जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी? कम लगेगी। ठीक है, इसके बाद ये कह क्या रहा है? फिर ये कह रहा है कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एल्कली मेटल्स की वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसके पीछे क्या रीजन है? चलो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अभी अभी अपन एक कन्फिग्रेशन करी थी, अगर आपको याद हो, क्या आएगा यहाँ पे कन्फिग्रेशन में? बताइए बताइए। नियॉन। नियॉन 3s1। अब बात करता हूं मैं पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये सोडियम जो है ना, सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। सोचिए क्यों? क्योंकि ये सोडियम खुद चाहता है कि इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और ये अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसकी कन्फिग्रेशन किसकी हो जाएगी? स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ये प्राप्त कर लेगा। सोडियम तो खुद चाहता है कि इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाहर निकल जाए, ताकि इसकी कन्फिग्रेशन कैसी हो जाए? स्टेबल नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सोडियम की इसलिए कम होती है क्योंकि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैसी कन्फिग्रेशन प्राप्त करना चाहता है? स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त करना चाहता है। लेकिन बात हो रही है सेकंड की। अब मान लो इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम की कन्फिग्रेशन किसकी हो गई? नियॉन जैसी हो गई, और सोडियम पे चार्ज क्या आ गया? प्लस का। सीधी सी बात है। अब यहाँ नियॉन वाली कन्फिग्रेशन से, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो खुद ये चाह रहा था एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
लेकिन यहाँ आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जितने भी एल्कीली मेटल्स हैं इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको किस कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो दिस वाज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, कोई डाउट इसमें? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी डाउट? चैट के अंदर देखते हैं। यस, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बाकी जितने भी बच्चे आप खुद सोचिएगा, यहाँ पर अभी जब क्लास मैंने शुरू करी थी तब 19 बच्चे शो हो रहे थे। नेटवर्क वगैरह की वजह से एक दो बच्चे में भी ड्रॉप हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन अभी 14 बच्चे ये शो कर रहा है। इसका मतलब 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ अटेंडेंस नोट करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस ऐप के अंदर परसेंटेज भी शो होती है, ठीक है, कि किस बच्चे ने कितनी क्लास लगाई है। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को थोड़ा सीरियसली लीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, किसी की भी, और कंप्लीट क्लास लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही लग रही है, आप फीस पे कर रहे हो, उसी के लिए क्लास लग रही है। अदरवाइज बाकी जैसे स्कूल ऑफ है वैसे अपने भी ऑफ हो जाते है ना, जून में जैसे बाकियों की छुट्टियाँ वैसे अपनी भी हो जाती, लेकिन आप पढ़ रहे हैं ताकि आगे हमें बिल्कुल रिलैक्सेशन से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो, एक स्ट्रेस में सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो अपना काम अच्छे से करते जाइए, लिखने वाला काम साथ के साथ करते जाइए, पढ़ने वाला भी, और कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। ओके 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 सर। Okay, sir. ओके, चलो ठीक है, फिर ये क्लास मैं एंड कर रहा हूँ, और अटेंडेंस तो नोट हो ही चुकी है, तो चलिए थैंक यू फिर जुड़ने के लिए क्लास में, और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के टॉपिक नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।